अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अवैस महबूब है, स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस कोच। आज का टॉपिक है वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट्स पे। ये एक बुक है, उसके बाद इनकी इसी पे ही मूवी आई और ये चीज के राइटर हैं जॉर्डन बेलफोर्ट। वो एक स्टॉक एक्सचेंज एक ब्रोकर थे और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसकी वजह से ये उनकी बायोग्राफी है। आज की वीडियो आपको स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से और एक बिजनेस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बंदा जो 9 जुलाई 1962 को पैदा हुआ है और उसने अपनी अर्ली एजुकेशन के बाद अपने एक कजन एलर्ट के साथ एक बिजनेस शुरू किया है। बिजनेस था मीट एंड स्टायरोफॉर्म्स का। वो बीच पे सेल करते थे और उन्होंने तब वहां से $20,000 कमाए, मगर उनको लॉस बहुत हुआ जिसकी वजह से वो बैंकरप्सी भी हुई। उसके बाद उन्होंने एक यूनिवर्सिटी डेंटिस्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। जब उन्होंने डेंटिस्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया ना, तो उनके उधर के प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि अगर तुम यहाँ फर्स्ट डे कि अगर तुम यहाँ पैसा बहुत ज्यादा पैसा कमाने चाहते हो तो वो यहाँ नहीं है, तुम गलत जगह पे आ गए हो। तो उसी दिन जॉर्डन बेलफोर्ड ने वहां से स्किप किया और अपने एक फैमिली फ्रेंड की मदद से वॉल स्ट्रीट्स पे एक ट्रेनी ब्रोकर की हैसियत से जॉब मिली। जॉब उनको मिली LF रूथस्चाइल्ड में। वहां पे वो गए, उन्होंने वहां पे जॉब की, वहां पे उनको सिखाया गया। वहां के जो ओनर थे उन्होंने इन्हें फर्स्ट डे ही इसे जॉर्डन बेलफोर्ड को सिखाया कि हमने कभी भी कस्टमर को ये नहीं बताना कि मार्केट में असल में हो क्या रहा है, हमने सिर्फ यही कहना है ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है सब अच्छा है। और उन्होंने कहा हमारा सेकंड पॉइंट इस बिजनेस के ये है कि कैसे कस्टमर की जेब से निकाल के पैसे अपनी जेब में लाने हैं। उन्होंने उनको ये सिखाया और उन्होंने वहां पे काम शुरू कर दिया। फिर आया 1987 1987 का वो साल जो 19 अक्टूबर को एक ब्लैक मंडे आया। ब्लैक मंडे ने क्या किया? ब्लैक मंडे ने पूरी मार्केट को डुबो दिया। 508 पॉइंट्स की तनजुली के साथ ये मार्केट क्लोज हो गई और पूरी तरह से क्रैश कर गई। हिस्ट्री में कभी ऐसा डाउनफॉल नहीं आया जो उस दिन आया। उसी जगह पर जहां पे एक कंपनी 1899 की स्टैब्लिश LF रूथस्चाइल्ड अब 1987 में क्लोज हो चुकी थी। और इनके क्लोज होने से भी थोड़े दिन पहले ही जॉर्डन बेलफोर्ड को लाइसेंस इशू हुआ था ब्रोकर का। अब ये जॉर्डन बेलफोर्ड ऑफिशियली ब्रोकर बन चुके थे। एम ये था, वो अपनी वाइफ को कहते होते थे जॉब जाने के बाद, वो अपनी वाइफ को कहते थे हमने एक दिन मिलियनर बन जाना है। उसके बाद उनको एक और जॉब मिली जो थी अकाउंटिंग की जॉब। वो वहां पे जब गए, वहां पे पिंक शीट्स का काम था। पिंक शीट्स का काम ये मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। पिंक शीट्स का काम था वहां पे पेनी स्टॉक्स से। पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम पेनी स्टॉक्स की तरफ आते हैं। पेनी स्टॉक्स होते हैं वो कंपनीज जो बहुत ही छोटे लेवल पे हैं, इतनी छोटे लेवल पे जिनका नामो निशान भी नहीं है, किसी को नहीं पता, और उनकी चीजें और उनके शेयर सेल्स करने को, और उसको कहते हैं पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स आर दोज दैट ट्रेड इन वेरी लो प्राइस। पेनी स्टॉक्स होते हैं जो बहुत कम प्राइस पे सेल होते हैं और बहुत कम प्राइस पे परचेज होते हैं। हम अगर वेस्टर्न में देखा जाए ना तो ये है लेस देन $1 कि वो शेयर जो $1 से भी कम हो। अच्छा, तो जॉर्डन बेलफोर्ड वहां पे जब जॉब के लिए गए तो उन्होंने क्या किया? उनको कहा कि जितनी चीजें आप सेल करेंगे उसमें आपको 50% कमीशन मिलेगा। और LF रूथस्चाइल्ड्स में वो लेते थे 1% और इधर आके उनको पिंक शीट्स पे 50% शेयर। और उन्होंने अगर कहा अगर मैं 10,000 की चीजें बेचूंगा या शेयर सेल करूंगा तो मुझे $5,000 मिलेंगे, तो उसके ने कहा $5,000 मिलेंगे। उसके बाद उन्होंने अपनी फर्स्ट कॉल में ही 4,000 शेयर सेल किए और उन्होंने आने वाली उनकी इतनी डेवलपमेंट हुई कि वो तब के दौर में 1988 में वो ऐसे इंसान बन गए जो एक मंथ में 70 to 72,000 डॉलर्स कमाने वाले। और वहां पे एक बंदे की एंट्री होती है जो आता है डैनी एच। ये वो बंदा है जिसने आके जॉर्डन से पूछा एक रेस्टोरेंट में कि तुम क्या करते हो जो इतनी जल्दी इतना पैसा कमा रहे हो? तो जॉर्डन ने कहा मैं एक ब्रोकर हूँ। तो अगर उसने कहा अगर तुम 70 to 72,000 पर
मंथ कमा रहे हो तो मैं इसी वक्त अपनी जॉब से रिजाइन दूंगा। और हैरानगी की बात यह कि उसने उसी वक्त रिजाइन दिया। फिर उसके कहने पे इन्होंने मिलके एक अपना लैदा से स्टॉक ब्रोकर का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद उन्होंने डैनी एज के साथ मिलके एक बिजनेस शुरू किया स्टॉक एक्सचेंज का। उसमें उन्होंने कुछ अपने पार्टनर्स साथ मिलाए और उन्होंने स्ट्रैटन ऑटमान के नाम से 1989 में एक नई कंपनी शुरू की। उस कंपनी में वो क्या करते थे, वो कहते थे आईबीएम, डेल, एचपी, ये बड़ी बड़ी कंपनीज को हमने नहीं लेना, हमने छोटी सी कंपनी मतलब पेनी स्टॉक से शुरू करना। और उन्होंने पेनी स्टॉक से काम शुरू किया। वो इतना इंटेलिजेंट बंदा था, वो क्या करता था, उसने अपनी जो सेल्स की, वो सेल्स की स्किल में बहुत महारत रखता था। उसने एक पूरी फोटो अपने हर एम्प्लॉय को देता था कि आपने हमेशा बोलना ही यही है। और उसके बाद उन्होंने जो एक चीज वाकई वो थी पंप एंड डंप। पंप एंड डंप की भी डेफिनेशन आपको थोड़ी सी बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं इधर एक बात बताता चलूं कि उन्होंने उनकी एक पार्टी पे उनको एक मॉडल से मुलाकात हुई जिनसे उन्होंने शादी की। और अपनी घरेलू वजह की वजह से फर्स्ट वाइफ को अपनी डाइवोर्स दी और उससे शादी की। और उससे शादी करने के बाद बिजनेस इतना इस्टेब्लिश कर गया था कि उन्होंने अपनी शादी के गिफ्ट में अपनी बेगम को यार दिया और बहुत कुछ दिया। और उसके साथ इनका एक अपना प्राइवेट चॉपर होता था, हेलीकॉप्टर होता था। अब मैं आपको बताता हूँ पंप एंड डंप की कहानी। पंप एंड डंप इज अ स्कीम दैट इंक्रीज द प्राइस ऑफ एनी शेयर। पंप एंड डंप में क्या होता था कि वो किसी भी प्राइस को, लोकल शेयर की प्राइस को बढ़ा देते थे। वो ऐसी हाइप क्रिएट कर देते थे ये इलीगल है, और वो ऐसी हाइप क्रिएट करते थे कि वो एक इलीगल या वो छोटा सा शेयर या कंपनी दिखने में बहुत बड़ी नजर आती थी और सारे इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते थे। और वो क्या करते थे, जब वो इन्वेस्टमेंट में शुरू शुरू में प्रॉफिट आया फिर अपना पीछे से हाथ खींच लिया और सारे इन्वेस्टर गए लॉस में। ये उनकी एक स्ट्रेटजी थी। उसके बाद उन्होंने जब काम इस पे प्रॉपर शुरू किया और वो इतनी बड़ी फर्म बन गई कि आने वाले दौर में 1992 और 3 में वो 1000 से भी ज्यादा स्टॉक ब्रोकर्स उनके पास ब्रोकर आ गए थे। और उनके पास डेली इतने ब्रोकर्स होते थे कि जॉब लेने के लिए न्यू स्टूडेंट्स के वो सारे अमीर होना चाहते थे। और ये इतने अच्छे तब मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत अच्छे थे क्योंकि वो जब भी सबसे पहले आते, एक माइक, एक स्टेज बना होता था ऑफिस में, और वो सबसे पहले एक स्पीच देते और फिर लोग काम शुरू करते। और फिर आया 1996 का दौर, जब उन्होंने 1996 में एक शू कंपनी को उन्होंने लिया और उसके शेयर्स भी परचेज कर लिए, उन्होंने परचेज कर लिए। तब से उनके पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनके पीछे पड़ना शुरू हो गई थी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इनके खिलाफ डाटा इकट्ठा करने शुरू कर दिया और इनको एनएडीएस ने बैन कर दिया पूरे तरीके से। 1996 के एंड पे इस कंपनी को बैन कर दिया और 1999 का दौर जब इनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया कंपनी को। और इस कंपनी को स्विस बैंक, इस कंपनी के जो पार्टीज होती थी वो लेविश लाइफस्टाइल था। इस कंपनी के हर एम्प्लॉय का लेविश लाइफस्टाइल प्लस कोकेन, वो बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट थे और कुछ सेक्सुअलिटी पे भी बहुत ज्यादा फोकस्ड कर रहे थे। 1999 में जब ये कंपनी प्रॉपर बंद हो चुकी है, इन पे बहुत से ऑब्लिगेशंस लगा के इनको पकड़ लिया गया। ऑब्लिगेशंस क्या थे कि एक डिनर पे कोई $28,000 लगाता है, कोई छोटी छोटी पार्टीज पे इतना सारा पैसा खर्च करता है, और उनके स्विस अकाउंट से वो पैसा इधर से उधर लेके जा रहे थे, उस वजह से भी इनको पकड़ा गया। और ये बहुत जल्द तरक्की कर रहे थे जिसकी वजह से इनको 1999 में पकड़ लिया गया और इनको 4 साल की सजा हुई और 110 मिलियन इनको वापस देने को कहा गया कि आपने 110 मिलियन वापस करना है बाकी कंपनीज को। और ये 22 महीनों की सजा के बाद, 22 महीनों की इनको टोटल सजा हुई। 22 महीनों की सजा में ये वादा माफ गवाह भी बने और बाकियों को फंसा के खुद निकले भी। और इनकी जेल के दौरान इनको एक बंदा साथ था, वो था टॉमी चोंग। वो कैनेडियन कॉमेडियन था। वो इनके साथ रहा। जब इसने उसकी सारी स्टोरी सुनी ना तो इसने कहा कि आप इस पे बनाए, एक बुक लिखें। तो तब भी जॉर्डन बेलफोर्ड ने तब ही बुक लिखनी शुरू कर दी। और 2006 में, 2005 में इनकी वो मिसिस के साथ, सेकंड इनकी मिसिस के साथ भी डाइवोर्स हो गई
और 2006 में ये जब जेल से वापस आए तो इन्होंने अपनी एक बुक 2007 में लॉन्च की। इधर मैं एक बात करना चाहूँगा कि एक मोटिवेशनल स्पीकर या इंसान तब बनता है जब दुनिया की सारी उसने बुरे काम और सीधे काम या सब कुछ देख लिया होता है, या एक मोटिवेशनल स्पीकर इंसान तब बनता है जब उसके पास काम ही कोई नहीं होता। तो उसके बाद ये अब मोटिवेशनल स्पीकर है और सेल्स की टिप्स देते हैं। तो मैं इसमें कुछ अपने पॉइंट्स ये ऐड करूंगा कि इंसान को हमेशा बिजनेस वो करना चाहिए जिसमें वो प्रॉपर फेयर हो और उसमें कोई भी हेर फेर ना हो। इसके बाद इनकी काफी सारी कोट्स भी फेमस हुई, जैसा कि ग्रीडी आई गॉट ग्रीडी, ग्रीडी इज नॉट गुड, ambition इज गुड। इसके बाद इनको इन्होंने जब 2013 में इनकी बुक 2007 में पब्लिश हुई, 2013 में फिर इन पे मूवी बनी, बुक भी बहुत फेमस हुई और मूवी भी। मैं इधर आपको ये बताना चाहूंगा कि ये मूवी घर पे देखने की बिल्कुल भी कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें ड्रग एडिक्शन माजरत के तौर पे बहुत ज्यादा है और इसमें सेक्सुअलिटी भी बहुत ज्यादा है। तो और आप हमेशा जब भी बिजनेस करें और ट्रू फेयर तरीके से करें और सेल्स की टेक्निक जरूर अप्लाएं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। आई होप सो यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज।